हजारों सालों से तुम औरत को किस किस चीज के लिए मारते आ रहे हो। चलो पैदा होने से पहले तुम पेट में मार देते हो और तुम कहते हो कि तुम्हें नीले ड्रम से डर लग रहा है। मर्द पूरी जिंदगी कमाता है, वो कभी नहीं बोलता, लेकिन औरत कमाती है, वो झट से बोल देती है। कितने भी इल्जाम हो आदमी के ऊपर, औरत पे एक इल्जाम लगा दो कि ये कैरेक्टरलेस है। औरत ही एक हैशटैग आर वर्ड को यूज करके प्राउड मोमेंट शेयर कर रही है सोशल मीडिया पे। मैं तो लिटरली मैं ना ये बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मैरी कॉम के पति ने बच्चे नहीं संभाले होंगे, बट वैसे नहीं संभाले होंगे जैसे एक हाउसवाइफ पूरा घर देखो, संभालने के साथ। जब रजत ने सवाल उठाया कि आप सेल्फिश हैं, तो उसको हर्ट हुआ। भाई मैंने 6 करोड़ रुपया लगाया उस आदमी के कैंपेन के ऊपर। हस्बैंड वाइफ का घर टूटने में लड़की के घर वालों का कितना बड़ा रोल रहता है और लड़के के घर वालों का कितना बड़ा रोल रहता है। अब जैसे कुछ लड़कियां होती हैं वो आउटस्पोकन होती हैं, वो आते अपनी राय देने लग जाती हैं घर में। वो कहते हैं अच्छा ये कल की लड़की हमें सिखा रही है। मर्द इतने भी भोले नहीं है जितने वो बन रहे हैं। बैड बॉय सिंड्रोम वाली होती है कि जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना जो बिल्कुल डार्क होते हैं, वो उसके पास ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं एंड उसको वो बिल्कुल वो चाहिए, बिल्कुल कोरियन ड्रामा वाला सारा ट्रीटमेंट। मेरे को तो रील का याद आ गया जो आंटी आप बोलती नहीं इसी अपने आप को क्वीन समझ रही है कि जितनी दफा मैंने खुद बिखर कर रिश्तों को समेटा है, उतनी ही दफा मैंने ख्वाहिशों को अपनी कफन में लपेटा है। कार्तिक आर्यन वाला करण ओजला वाली कंट्रोवर्सी हुई, फिर एपी ढिल्लोन वाली जी, मतलब चल क्या रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। दिल्ली में ठंड बहुत है भाई, बुला लिया आप लोगों ने मुझे भोपाल से। मैं तो कह रहा हूँ शिमला को शर्म आ रही होगी। शिमला में -6 था, सॉरी 6 डिग्री था और हाँ, यहाँ पे कल यहाँ पे 3 था। मैंने देखा यहाँ पे बर्फ भी पड़ी थी। हाँ, एम्बियंस के पास में। हाँ, वो नमक का ढेला पलट गया था शायद उसको लोगों ने बर्फ बता अच्छा, दी। लग तो मेरे को भी ऐसे ही रहा था। मैंने वो पढ़े कमेंट्स पढ़े तो उसमें कहते हैं कि नमक का ठेला पलट गया था, तो लोगों ने वो इतने से एरिया में कह दिया स्नोफॉल हो गई है। तो इंडिया है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो रील्स पे भरोसा मत करो। कैसे हो मैम आप? मैं बाकी बिल्कुल बढ़िया। क्या आ रहा है हमारी नई बुक का टाइटल? नई बुक लिखती है आप लोगों के भरोसे। टाइटल है द फिक्शनल मैन, क्योंकि हर लड़की को एक सपनों में एक राजकुमार आता है। मेरे ख्वाबों में जो आए, तो वैसा ही ख्वाबों वाला राजकुमार मैंने बनाया है इस किताब में। देखते हैं, सच में तो होते नहीं हैं, शायद किताबों से ही लड़कियों को लगे कि हाँ कोई हमें भी मिल जाएगा। बट ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों रहती है कि लड़की को एकदम क्वीन वाला ट्रीटमेंट चाहिए? तो जब अगर तुम भाई राजकुमारी वाला ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी हो और उस इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रही हो, तो जो राजा है वो ही, उसको भी तो राजा की पत्ती देनी पड़ेगी या नहीं? क्या टेक है आपका इस पे? मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की होती तो प्रिंसेस ही है, देखो। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन का एक दायरा होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी इंसान ही है। भगवान तो है नहीं कि वो बिना बोले आपकी इच्छाएं जान जाएगा। मैक्सिमम जो अभी के सिनेरियो में मुझे लगता है कि बेयर मिनिमम करके ना, मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी हाई सेट कर दिए। बेयर मिनिमम ठीक है, ये तो देखो सामने वाला को उतना टाइम है कि नहीं। आप अब उसको कंपेयर कर रही हो कार्तिक आर्यन से, शाहरुख खान से, वो फिल्मों में एक्ट कर रहे हैं। अभी तो आजकल सोशल मीडिया पे तो ये भी ट्रेंड है, पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। वो तो कार्तिक आर्यन वाला, फिर आई थिंक करण ओजला वाली कंट्रोवर्सी हुई, फिर एपी ढिल्लोन वाली जी, बिल्कुल। मतलब चल क्या रहा है। खैर एनी हाउ, ये तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, हम इस पे बात करते हैं। हाँ, एपी ढिल्लन वाली भी जैसे मैं कहूँ तो वो पर्सपेक्टिव है अपना अपना। अब उन्होंने काट काट के रील में डाल दिया। अब रील वालों को चाहिए मसाला। वो तो बेचारा अलग चीज़ पे रिएक्ट कर रहा था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो उन्होंने अलग अलग काट के रील पे डाल दिया, लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। अच्छा, हमारे समाज में ना एक बड़ा ही आसान तरीका है, किसी भी फीमेल को अगर गिराना हो तो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दो। उसके बाद ना कोई आदमी से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप मलाइका अरोड़ा को देखो, उनके रिलेशनशिप में क्या हुआ? ब्रेकअप हुआ, मतलब तलाक हुआ। आदमी ने दूसरी शादी कर ली, बच्चा भी पैदा कर लिया। मलाइका अरोड़ा अभी सिंगल ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग किसकी हुई? मलाइका अरोड़ा की। हार्दिक पांड्या और नताशा के केस में क्या हुआ? हार्दिक पहले रिलेशनशिप में आया, नताशा अपना चुपचाप बच्चा पाल रही है। सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग किसकी हुई? नताशा की। युजवेंद्र चहल और धनश्री के केस में क्या हुआ? किसी को नहीं पता। आपसी दोनों की जो भी मतभेद था, तलाक हुआ, उनकी फैमिली के मैटर थे। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग किसकी हुई? आर वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? महिलाओं के लिए। आदमी को ना फिर भी एक प्रिविलेज है कि वो बच के निकल जाता है। बस आप को कितने भी इल्ज़ाम हो आदमी के ऊपर, औरत पे एक इल्ज़ाम लगा दो कि ये कैरेक्टरलेस है, और आदमी के सारे पाप धुल जाते हैं। बट जब औरत ही एक हैशटैग आर वर्ड को यूज करके प्राउड मोमेंट शेयर कर रही है सोशल मीडिया पे,
कि अपने कैरेक्टर के ऊपर खुद ही वो एक ऐसा वर्ड लगा रही है, मैं तो लिटरली मैं ना ये बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने अभी एक देखा था कि किसी इन्फ्लुएंसर ने ऐसा किया हाँ है। वो भी आप फिर यही समझो कि लाइमलाइट पाने का एक तरीका है। मेरा तो ये मानना यही है, क्योंकि जैसे हम लोग भी हैं, हमारे भी कमेंट में कोई कुछ लिख के चला जाता है तो वी आर वेरी फोकस्ड कि हमें ये काम करना है, हम कर रहे हैं। हमें भी पता है कि जो 6 इंच की स्क्रीन के पीछे बैठा है वो बिल्कुल नल्ला बेरोजगार और बकवास आदमी है। उसको दुनिया में कोई काम नहीं है, उसका कोई विजन नहीं है, तो उसके पास बस यही काम है। तो उनका ना डोपामिन हिट होता है ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करके, ऐसे ऐसे कमेंट करके। बट हम सोचो फोकस किस पे कर रहे हैं। वो लड़की शायद आर वर्ड पे फोकस कर रही होगी, उसको जीवन में वही चाहिए होगा या वही उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मुझे सोशल मीडिया से फेम चाहिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, हमें भी लोग बहुत कुछ डीएम्स भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। कुछ लड़कियां हैं ऐसी जो इन चीज़ों पे फोकस कर रही हैं, तो फिर उनको वैसे फेमस होने दो। आपने अभी रजत शर्मा के साथ मैरी कॉम का एक पॉडकास्ट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था हाँ, बेसिकली। इंटरव्यू हुआ था। अब मैरी कॉम को किस वजह से ट्रोल किया जा रहा है, कैरेक्टर की वजह से या उसने जो एक नैरेटिव सेट कर दिया फेमिनिज्म का, उसकी वजह से? देखो, फेमिनिज्म वर्ड बिल्कुल अलग है इस चीज़ से। हमने ना फेमिनिज्म वर्ड को समझने की कोशिश ही नहीं की। फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट मैन वर्सेस विमेन। इट्स अबाउट कि जो राइट्स आदमियों को पढ़ने के, नौकरी करने के दिए जाते थे, वो औरतों को मिलने चाहिए। जैसे सेफ आदमी फील करता है रात को निकलने पे, वैसे औरत भी सेफ फील करे। जो एक पे पैरिटी हम कहते हैं कि लड़कों को ज़्यादा सैलरी मिलती है किसी भी वर्क प्लेस पे, लड़कियों को उतनी मिलनी चाहिए। जब लड़की की प्रमोशन हो तो उसे ये ना कहा जाए कि ये बिकॉज ये फीमेल है उसकी वजह से हो गई। सो दिस इज़ फेमिनिज्म। अब हम आते हैं मैरी कॉम वाली बात पे। दैट इज़ नॉट फेमिनिज्म, वो उनका घरेलू मामला है, पहली बात। और जो वो इंटरव्यू है उसके 3-4 पर्सपेक्टिव हैं। जो रील वायरल हो रही हैं वो ये हो रही है कि वो आदमी बेरोजगार था, उसने 1 रुपया नहीं कमाया, वो औरत के कमाई पे पल रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आदमी बेरोजगार औरत को, हाउसवाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है, औरत नहीं कर पाती। लेकिन वो जो हाउसवाइफ होती है वो कितने स्ट्रगल करती है, वो बच्चा भी पालती है, वो आपके माँ बाप का भी ख्याल रखती है, वो ऑफिस और अगर वर्किंग वुमेन है तो वो ऑफिस जाती है, ऑफिस से आके भी घर का काम करती है। मैं ये नहीं कहती कि मैरी कॉम के पति ने बच्चे नहीं संभाले होंगे, बट वैसे नहीं संभाले होंगे जैसे एक हाउसवाइफ पूरा घर देखो, संभालने के बाप साथ साथ। बच्चों को संभाल भी नहीं सकता जैसे जो माँ परवरिश दे सकती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड कि अगर जैसे एक स्टेटमेंट उनकी काफी वायरल हो रही है कि अरे वो तो घर पे रहता था, मेरी कमाई खाता था। मर्द ना पूरी जिंदगी कमाएगा, पूरा घर चलाएगा, बच्चे पालेगा, बीवी को पैसे देगा, घर में पैसे लगाएगा। वो पूरी जिंदगी में ये नहीं बोल सकता कि मेरी कमाई खा रहे हैं। औरत ने कमाना शुरू किया, मैं सब औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी वुमेन को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, बट उनकी स्टेटमेंट को, वो एक जो नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया। मतलब आप समझो, मैरी कॉम के ऊपर बायोपिक बन चुकी है, ठीक है। उनको इतनी पहली बात तो बायोपिक ना जीते जी तो नहीं बननी चाहिए भाई, मरने के बाद बायोपिक बना लो। बंदे ने वही वाली बात है, क्या बोल दिया कि भाई आप ये कैसे बोल सकते हो कि भाई मेरी कमाई खा रहा था। तो मैं उस नैरेटिव को जानना चाह रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि ये उन्होंने बहुत गलत बोला, क्योंकि देखो, मैं ये मानती हूँ जब उनकी शादी हुई तो मैरी कॉम और उनके बीच में, उनके हस्बैंड के बीच में कुछ एक बात हुई होगी कि मैं अपना एज अ बॉक्सर जो है वो कंटिन्यू रखूंगी। तो उनके हस्बैंड ने ऑब्वियसली ये कहा होगा कि मैं फिर घर संभालूंगा। ऑब्वियसली जब आपके बीच में ये बात हो चुकी है, अगर मैरी कॉम बॉक्सिंग कंटिन्यू नहीं करती, वो आदमी चाहे दिहाड़ी मजदूर होता, चाहे कुछ भी करता हो, कमाता ना। आपने उसे कहा होगा कि मैं कंटिन्यू रखूंगी। अगर आदमी बाहर जाता है और औरत हाउसवाइफ बनती है तो फिर वो नौकरी नहीं करती, वो फिर हाउसवाइफ ही प्रॉपर बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ होगा कि आपका कुछ तो बात हुई होगी ना कि मैं घर संभालूंगा, तुम नौकरी करो। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है। अगर आप बॉक्सिंग कंटिन्यू नहीं करती या फिर आप कुछ पार्ट टाइम करती या कुछ जॉब और कर रही होती तो वो भी कमाता। बट आपने बोला होगा कि आप 3 बच्चे छोड़ के चली गई। आपने खुद कहा है उस इंटरव्यू में कि मैंने तो बस पैदा की और मैं छोड़ के चली गई। फिर वो कह रही हैं कि मेरी माँ थी। माँ होंगी, माँ बूढ़ी भी तो होंगी ना, वो सारा तो नहीं कर पाती होंगी। आप कह रहे हो कि मैंने लड़कियां रखी होंगी, लड़कियां बाहर वाली रखी हुई थी। घर में जो सेफ्टी है वो कौन दे रहा था? वो पति दे रहा था। सो आप बिल्कुल उसके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको खारिज नहीं कर सकते। बट उसमें एक फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि वो कहती है कि आई स्पेंट
ऑलमोस्ट 5 to 6 करोड़ ऑन हिज इलेक्शन कैंपेन, उन्होंने ये बोला है। और ये आदमी जो है मेरा पैसा झूठ बोल के निकलवाता था। लाइक मैंने इनको 2-3 बार चोरी करते हुए पकड़ा है कि जैसे ये 10 लाख रुपए निकलवा रहे थे तो मुझे 30,000 बता रहे थे। ऐसा उनका कहना है कि मैंने मैं मानती हूँ मैरी कॉम ने हद से ज़्यादा मेहनत की, बहुत कमाया, और अगर आप उनका पैसा खर्च कर रहे हो तो उनको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि उनका ये कुछ फैमिली इशू है जो बाहर नहीं आ पा रहा है। फिर उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि 2013 में इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, 17 में था। अब यहाँ पे वो लगते हैं कि वो थोड़ा-सा अपॉर्चुनिस्ट हो रहे हैं। अगर 2013 में उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो आपको तभी बोलना चाहिए था। अब क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि वो आप पे पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगा रही, तो आपको कोई तो इल्ज़ाम लगाना है। और जब मैंने पहले जैसे कहा कि अगर आप फीमेल पे कैरेक्टरलेस होने का इल्ज़ाम लगा दो ना, उसके बाद आपको कोई अपना इल्ज़ाम सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी हो जाते हो। वाह! ये भी एक व्यू पॉइंट है अगर हाँ इस जी। साइड देखा जाए तो। बट डू यू थिंक कि इंस्टाग्राम आपकी रिलेशनशिप को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है या ब्रेक कर रहा है? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली एल्गोरिदम बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। हुँ, हमने ये समझना छोड़ दिया है। मैंने एक लाइन लिखी थी कि सच और सोच में हुँ, लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ़ ओ की मात्रा का अंतर होता है। जब हम लिखते हैं हुँ, सच और सोच, उसमें सिर्फ़ ओ की मात्रा का अंतर होता है, बट असल में ऐसा नहीं होता। आपकी सोच बना रहा है इंस्टाग्राम। आपका जो एल्गोरिदम है वो आपको ये नहीं दिखा रहा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। हुँ, वो आपको ये दिखा रहा है कि आपको क्या देखना चाहिए इस वक़्त। आप सैड हैं, वो आपको 4-5 रील दिखा देगा। आपकी आपके हस्बैंड से लड़ाई हो गई, वो आपको 4-5 रील दिखा देगा कि कैसे आदमी टॉक्सिक होते हैं। फिर आप उनको देखोगे, फिर आपका दिमाग उसके बारे में सोचेगा। फिर आप सोचोगे हाँ, मेरा हुँ, पति टॉक्सिक है। तो ये इस तरह से आपकी रिलेशनशिप, हुँ। क्या मैं ये कह रही हूँ एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपकी पूरी पर्सनैलिटी, पूरी लाइफ़ को कंट्रोल कर रहा है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया। हु इज़ मोर इनसिक्योर? लाइक किसको इनसिक्योरिटी ज़्यादा फ़ील होती है, मेंस को या वुमेन्स को? दोनों को। मैं लेकिन मुझे इस केस मतलब अगर कंपैरेटिवली आप देखो, एक रिसर्च भी हुई थी कि मेन आर मोर इनसिक्योर हुँ। टू देयर पार्टनर, देयर गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर बी। क्योंकि उनको ऐसा लगता है शायद कि लड़कियों को अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है, हुँ, तो उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इसको बाहर से अटेंशन ना मिल जाए, इसलिए वो इनसिक्योर रहते हैं। बट अगर जनरल इनसिक्योरिटी की बात करें, तो अभी मैं आपको कहती हूँ कि ये पॉडकास्ट बंद करो, आप हुँ, सिर्फ 1 मिनट हुँ, अपना फ़ोन स्क्रॉल करो। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगी, क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा जो आपसे अमीर था? आप कहेंगे हाँ। आपसे सुंदर था? हाँ। हुँ, आपसे सक्सेसफुल था? हाँ। हुँ। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा जो आपसे ज़्यादा दुखी था? No, because no one is posting their 2 a.m. self doubts. No one is राइट। posting about their breakups. No one is posting their sadness, their tears. They are just posting their fake happy smiles, because most of the influencers are not people, they are brands. गॉट इट। Yes. बट ब इसमें ये भी देखो ना कि जनरली कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे अपन लाइक ये मेन साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। Hmm. मेंस उतना पोस्ट नहीं डालते Hmm. अबाउट देयर रिलेशनशिप, अबाउट Hmm. देयर लव, अबाउट देयर Hmm. हॉलिडेज। वुमेन्स के कंपैरिजन में वुमेन्स आर मोर कीपिंग लाइक कि ये पोस्ट आज डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया। तो वो चीज़ करना ठीक है। अटेंशन सीकिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, मैं ऐसा बिल्कुल मानती हूँ हुँ, बीइंग अ फीमेल। और मेरे अराउंड जितनी फीमेल हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है मेल से, मतलब इन कंपैरिजन ऑफ मेल। मैं नहीं, ये नहीं कह रही कि ऑपोजिट जेंडर से फीमेल को अटेंशन चाहिए होता है, बट फीमेल्स को जनरली ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू मैन। तो इसलिए वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा पोस्ट करते हैं। ओके। हाँ इस जी। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम में लव की एक ना साइकोलॉजी बन गई है, हम्म। ठीक है? वो साइकोलॉजी आप एडवाइस करना चाहोगे आप मेंस एंड वुमेन्स दोनों को? लव इज़ नॉट अबाउट कि आप सिर्फ अपने पार्टनर को पोस्ट करते रहो, हुँ, कोजी कोजी रिलेशनशिप्स। मैंने इवन एक ना स्टडी पढ़ी थी कि जो कपल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा रील्स और वो फोटोज पोस्ट करते हैं ना, वो ज़्यादा अनहैप्पी हैं। जो ज़्यादा पोस्ट जो करते हैं। ज़्यादा पोस्ट कर हुँ, रहे हैं कि मतलब हम साथ घूम रहे हैं, अब हम साथ खा रहे हैं, देखो ये मेरे लिए फूल लेके आया है, हुँ, देखो ये मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। सो बेसिकली वो सिर्फ़ इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं। तो वो क कहाँ क्या होता है कि जैसे ही कैमरा ऑफ होता है,
तो वो एक दूसरे से चिढ़ के बैठे होते हैं, एक का उधर मुँह होता है, एक का हम्म इधर मुँह होता है, हाँ क्योंकि वो तो इंस्टाग्राम के लिए कर रहे थे। मैंने भी देखी थी, हाँ। ये रियल में होता है। हम्म और जो जैसे मेरे हस्बैंड हैं, ही इज़ नॉट इवन एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक। मैं ही हम्म अपनी तरफ से बर्थडे विश कर देती हूँ खुद को उनके प्रोफाइल से। ओके। हाँ, लेकिन अब मुझे ये पता है कि इस आदमी के सामने कैमरा ऑन नहीं है, इस आदमी के चेहरे पे कोई फ़िल्टर नहीं है, तो ये जो भी कर रहा है ना, 1% भी जो कर रहा है, वो रियल कर रहा है। वो फेक उसमें 0.0001% भी नहीं है। जो वो 1% भी एफर्ट कर रहा है, वो बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन जो इंस्टाग्राम रील के लिए हो रहा है, उसमें 99.9% फेक है, क्योंकि दे आर डूइंग दिस फॉर कंटेंट। सो लव इज कंटेंट दीज डेज। ये बोला जा सकता है, बट व्हाट हाँ, इज द बिगेस्ट मिस्टेक वुमेन मेक टू देयर मैन दीज डेज? दीज डेज मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस, हम्म जैसे जो फिल्मी एक प्यार होता है। एंड एक और औरतों में दिक्कत होती है, जो बैड बॉय सिंड्रोम वाली होती है, कि जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल डार्क होते हैं और जो बिल्कुल ही खालीपन होता है जिनमें, या जो लगता है कि मैं तो इसको बिल्कुल वो बना दूंगी, बिल्कुल इसका सारा गम ख़त्म कर दूंगी, वो उसके पास ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। फिर वो उसे चेंज करने की कोशिश करती हैं, फिर वो चेंज होता नहीं है, फिर वो उसको छोड़ देती हैं। फिर वो आदमी सोचता है कि यार अभी-अभी तो मैं थोड़ा-सा चेंज होना शुरू किया था, अब ये मुझे छोड़ के चली गई। तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। राइट। डू यू थिंक कि ओवरथिंकर से प्यार करना डिफिकल्ट होता है? हाँ, थोड़ा। कैसे? क्योंकि ओवरथिंकर्स क्या होते हैं, अपने दिमाग में ही सिनेरियोज़ बनाते रहते हैं। अब देखो, यहाँ पे ना दो साइड है। हुँ, ओवरथिंकर मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती दोनों है, होते हैं, ठीक है। दोनों होते हैं। लेकिन जब जिस केस में वो आ जाते हैं एक साथ, मुझे हुँ। लगता है ओवरथिंकिंग से प्यार करना बहुत इजी होता है। जब दोनों एक जैसे हों तब तो ईज़ी होता है, हम्म बट ये तो परफेक्ट सिनेरियो बहुत कम बनता है। बट ओवरथिंकर इंसान क्या होता है, जैसे अभी आप काम पे हो और मैंने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया। कल रात को हमारी बात हुई थी, हम्म अब आपने रिप्लाई नहीं किया, मुझे सीन पे छोड़ दिया। मैं हम्म कहूँगी ये शायद टाइम पास कर रहा है, कल शाम को तो ये अकेला बैठा होगा इसलिए इसने मुझसे बात कर ली। फिर मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं ये कॉल करेगा, ऐसा तो हम्म नहीं है किसी और से बात कर रहा हो। तो हम क्या अपने दिमाग में ही बहुत सारे फेक सिनेरियोज़ बना लेते हैं। उस केस में क्या होता है कि सामने वाला वो सोच भी नहीं रहा है, जिसका हम सोच के कंक्लूजन निकाल के लड़ाई करने का एक बहाना तैयार करके बैठे हैं। ओके। आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है हम्म। कि फास्ट रिप्लाई करना एक फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट बन चुका है। आप मानते हो इस चीज को? फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है, बट फॉर्म ऑफ प्रायोरिटी ज़रूर है। सबसे बिजी आदमी जो होता है ना दुनिया का, वो सबसे फास्ट रिप्लाई करता है। आप हमेशा, क्योंकि उसको अपनी भी टाइम की हम्म वैल्यू और उसको सामने वाले की भी टाइम की वैल्यू है। जो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा होता है ना, वही आपको लेट रिप्लाई करता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और लोगों को ऐसा लगता है कि हम्म लेट रिप्लाई करके हम ये बोल देंगे कि मैं तो बिजी था, बट सबसे बिजिएस्ट इंसान सबसे पहले रिप्लाई करता है। ओके। मैन के वो 3 साइन बताओ कि पता लग जाए कि वो आपके साथ प्यार में है या नहीं। 3 साइन में अगर आप बात करें, सबसे पहले मैं कहूँगी जो इग्नोरेंट आदमी होता है ना, हम्म वो सबसे बेस्ट आदमी होता है। लेकिन लड़कियों को इसका उल्टा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा है वो अच्छा आदमी है। वो इग्नोरेंट आदमी आपकी ज़िंदगी में होना ब्लिस है, जो आपको हर चीज़ पे टोका-टाकी नहीं कर रहा है, जो आपको हर कपड़ा पहनने से ये नहीं कह रहा कि हाँ, तुम अच्छी लग रही हो, तुम बुरी लग रही हो, चेंज करके आओ, हम्म हर चीज़ में मैचिंग करना। इग्नोरेंट आदमी सबसे अच्छा आदमी होता है। दूसरा होता है इमोशनली अवेलेबल आदमी, कि आपकी बातें समझ जाए, आप नहीं भी बोल रहे हो तो समझ जाए। तीसरा आदमी होता है जो स्टेबल आदमी होता है, जिसके पास एक अच्छी नौकरी है हम्म और वो शांति से अपना जीवन जी रहा है। शोशेबाजी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सोशल मीडिया पे उसका बहुत दिखावा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसा दिख रहा है। वो बस ये है कि हाँ, मैं इस कपड़े में कंफर्टेबल हूँ, पहना और निकल गया। लेकिन तीनों ही केस में लड़कियों को उल्टी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। हाँ। हाँ, उनको चाहिए थोड़ा-सा स्टड टाइप का। लेकिन हमेशा हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि ज़िंदगी लंबा साथ निभाने की बात है ना। राइट। प्यार तो साथ में लंबा साथ निभाना है हमें, लेकिन वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो वहाँ रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं फिर। पिछले कुछ टाइम से ना हुँ, लॉन्ग टर्म जो रिलेशन है, चाहे वो हुँ, 5 साल हो, 6 साल हो, हुँ, 10 साल हो, हुँ, हुँ, उनमें ना एक कहीं ना कहीं एक ऐसा क्रैक आ जाता है ड्यू टू सम रीजन। पर्सनल रीजन हो सकते हैं, बट अगर उसको ओवरऑल आप देखोगे तो अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि आजकल अगर लड़की ब्रेकअप कर रही है लॉन्ग टर्म रिलेशन में, तो वो ये बोल के छोड़ रही है कि यार मैं उसको ज्यादा प्यार करती हूँ, वो मेरे को उतना प्यार नहीं करता।
बट इनके अब आपके व्यू पॉइंट से मुझे ये बताइए, प्यार क्या दोनों तरफा से बराबर होता है? एक तरफा से हमेशा ज्यादा और एक तरफा से कम ही होगा, बट उसमें आप रिश्ते को तोड़ रहे हो, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मतलब मैरिड और अनमैरिड। अनमैरिड। अनमैरिड तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में प्यार से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट होती है। पहले मैं बताऊँ, प्यार जो जिसको प्यार एक्चुअली कहा जाता है उसमें तो इंसान का होना ना होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसको आज का ज़माना प्यार कह रहा है, इट्स ऑल अबाउट कि जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो लिव इन में है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट वो शुरू शुरू में ही होता है, उसके बाद तो अंडरस्टैंडिंग काम आती है। 1-2 साल होता है प्यार, उसके बाद तो अंडरस्टैंडिंग काम आती है। तो क्या होता है कि जब आप एक इंसान के साथ 4-5 साल रह लेते हो, तो आप उसको ऐसे समझने लगते हो जैसे आपको उसकी सारी कमियाँ पता हैं, सारे प्लस पॉइंट पता हैं। फिर उसके बाद आप डिसीज़न लेते हो कि अब मुझे आगे लाइफ़ जिसके साथ जीनी है, क्या मुझे उसमें ये सब चाहिए, ये जो कमियाँ हैं? आप कहते हो नहीं, तो क्रॉस जा भाई, अब नया ढूँढते हैं। सो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप किसी के साथ बहुत लंबा समय रह लेते हो, तो आप उसके बारे में सब कुछ जान जाते हो। और परफेक्ट इंसान पता है कौन है दुनिया में? जिसको आप पास से नहीं जानते हो, नहीं तो सब इम्परफेक्ट है। मेरे को तो पता है, ऐसा लगता है कि हमेशा ना हम एक ही सर्च में रहते हैं कि कंपैटिबिलिटी पे हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, हम देखते हैं यार वो बंदा मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं है। बट आप देखो साइन, एक रिसर्च हुआ था जहां पे 10 कपल्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया कि वो कपल्स ज्यादा ज्यादा लंबा या मैं कहता हूं कि लाइफ लॉन्ग तक अपना रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं जो इम्परफेक्ट थे। बिल्कुल। कि भाई समझो, आप एक चाहे लड़का है लड़की है, वो दोनों इम्परफेक्ट है, लेकिन वो दोनों मिलके अपने आप को एक परफेक्ट कपल बना रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ यू, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट कपल, उससे अच्छा है कि आप इम्परफेक्ट का एक मैच बनाओ और उसको परफेक्ट बनाओ। प्रॉब्लम क्या है कि हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, और इस दुनिया में इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, सबको ना सबसे प्यारी एक ही चीज़ है, आज़ादी। जब आप उससे वो होने की आज़ादी छीन लेते हो जो वो है, वहाँ पे प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। वो घुटन महसूस करने लगता है। तो एक दूसरे को बदलने की बजाय अगर हम दूसरे के हिसाब से खुद में थोड़ा-थोड़ा बदलाव कर लें, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप चलते हैं। बट जनरली ये सिनेरियो देखा गया है कि इन मर्द पूरी जिंदगी कमाता है, वो कभी नहीं बोलता, लेकिन औरत कमाती है, वो झट से बोल देती है। हमारा जब एक बार पहले पॉडकास्ट हुआ था ना, मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि इज़्ज़त आदमी की नहीं होती, इज़्ज़त पैसे की होती है। तो पैसा बेसिकली मर्द बन चुका है अब। यस। तो क्या होता है कि जब पहले आदमी कमाता था, वो आके पीट भी देता था औरत को, कहता था गरम खाना नहीं है, ठंडा है, बच्चों को भी पीट देता था, माँ बाप से बात नहीं करता था ठीक से, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब औरत ने मर्द बनने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। औरत कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औरत अगर आदमी बन जाएगी तो फिर वो आदमी जैसी हो जाएगी, फिर हमने दुनिया कहाँ बदली। वैसे देखो तो ये सिनेरियो पूरा उल्टा चल रहा है। मुझे लगता है मर्दों ने ना औरतों के ऊपर इतने अत्याचार कर दिए, अब औरतें मर्दों के ऊपर अत्याचार कर मैं रही वही हैं। कह रही हूँ, अगर हम बदला लेने पे आए तो हम कहाँ जाके रुकेंगे? फीमेल को फीमेल रह के भी तो वो पैसा कमा सकती है ना, काम कर सकती है ना, लेकिन मिसोजिनी से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर हम उसको ये नहीं कह सकते कि तू पैसा भी कमा, तू घर भी संभाल और पीटूंगा भी तुझे मैं ही। ये नहीं कह सकते ना, ये नहीं कह सकते। लेकिन औरत को ये भी कहना चाहिए कि ठीक है, तुम अगर घर संभाल रहे हो, मैं पैसा कमाऊंगी लेकिन तुम्हें पीटूंगी नहीं। ठीक है, यहाँ समाज बदलेगा। अगर औरत आदमी वाले सारे ही काम करने लग जाएगी, बीड़ी भी पिएगी, सिगरेट भी पिएगी, दारू भी पिएगी, घर पे आके पति को पीटेगी भी, तो हमने समाज बदला कहाँ? हमने तो बदला लिया है। इन्होंने समाज की परिभाषा को ही उल्टा कर दिया। Exactly. पहले क्या होता था? पहले मर्द दारू पी के जा रहा है, लेट जा रहा है, बच्चे को पीट रहा है, औरतों को पीट रहा है। अब उल्टा हो रहा है। वही बोल अब रही हूँ औरत है ना, हाँ, पीट तो नहीं, तो देखो ना, मुझे लग रहा है कि हमने इतने अत्याचार कर दिए वुमेन्स के ऊपर कि वो बदला ले रही है। हमने समाज बदलना है, हमें बदला नहीं लेना है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमें समाज बदलना है कि वो दोनों के लिए इक्वल हो जाए, हमें बदला नहीं लेना है। अगर आदमी ने 100 साल या 500 साल औरतों के साथ अत्याचार किया है, तो अब औरत भी आदमी पे अत्याचार करे अगले 500 साल, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक जब एक्सट्रीम आता है ना, फिर लहर बदलती है, फिर एक एक्सट्रीम आता है, फिर लहर बदलती है। तो ये साइकिल कभी नहीं रुकेगी, ये चलती जाएगी।
तो हमें ये साइकिल नहीं चलने देनी है, हमें समाज बदलना है। जैसे अभी एक रील बहुत वायरल हुई थी, एक कॉमेडियन ने बोला था कि मैं रात को जब 2 बजे घर पे आता हूँ तो मैं अपनी माँ को कहता हूँ कि माँ खाना दे। लेकिन अगर बीवी को कह दूँ तो वो कहेगी कि नौकर थोड़ी हूँ तेरी। माँ, मैं भी तो अपना घर छोड़ के आई हूँ। अरे माँ ने तो 40 साल से घर छोड़ा हुआ है। हमने ना माँओं की स्ट्रगल को ना बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है। हमने उनको पूजनीय बना दिया है। हमें माँओं को पूजनीय नहीं बनाना है, हमें माँओं को इंसान बनाना है। अगर तुम रात को 25 साल का जवान लड़का खाना गर्म नहीं कर सकता, वो 65 साल की बूढ़ी माँ को उठा रहा है, तो उस लड़के को भी शर्म आनी चाहिए। और उसे ये ग्लोरीफाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जो मेरी माँ ने किया है अब मैं वो एक किसी और लड़की से एक्सपेक्ट करूँ जो उसके साथ उसके बराबर कमा रही है। वाह! सो हमें माँ की और भगवान की ना हमारे देश में एक सी हालत है। हम दोनों को अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सो ट्रू। तो ये प्रॉब्लम है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, हुँ, एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत में क्या देखता है? और एक पसंदीदा औरत हुँ, अपने मर्द में क्या देखती है? मैं बताती हूँ। लड़कों ने ना हमेशा अपनी माँओं को देखा हुँ। और वो अपनी माँ ही ढूँढते हैं लड़कियों में। इसीलिए पूछा है और मैंने। लड़कियों ने हुँ, अपनी माँओं की स्ट्रगल देखी है, इसलिए वो माँओं जैसा नहीं बनना चाहती। वंडरफुल। यहाँ आता है क्लैश। हुँ, अब लड़कियां अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती, जिसने 40 साल एक साड़ी में गुजार दिए, अपने सारे सपने झोंक दिए आग में, परिवार पाला और शाम को आके उसके बाप ने कह दिया कि तुम दिन भर घर में करती क्या हो। लड़कियां वो जिंदगी नहीं चाहती हैं। हुँ, लेकिन आदमी को, हर औरत में या जिससे वो शादी करना चाहता है, हुँ। अपनी माँ चाहिए कि वो किसी भी वक्त आए, वो बस उसके लिए थाली सजा के तैयार रखे। तो यहाँ क्लैशेस आ रहे हैं। एक कपल को कौन-सी वो 3 चीज़ें जो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहले तो पास्ट। हुँ, हम क्या करते हैं, शादी के 14 साल बाद भी लड़ाई हो रही है, रिलेशनशिप के 14 साल बाद भी लड़ाई हो रही है, तो हम जो शादी के या रिलेशनशिप के पहले महीने में लड़ाई हुई थी, वो उठा के ले आते हैं। जब हम पास्ट से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमारा रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा? दूसरा कि अगर किसी से एक बार गलती हो गई है और आपने उस पे एक चर्चा कर ली है और उसके बाद आप मूव ऑन कर गए हो, बार-बार उस गलती को मत उठाओ। हम सबसे पहले लड़ाई में उस पॉइंट पे चोट करते हैं जो सामने वाले का वीकेस्ट पॉइंट है, और वहीं से रिश्ते खराब होते हैं। तो वीकेस्ट पॉइंट पे नहीं जाना चाहिए। एक बहुत कठिन सवाल, हुँ, हस्बैंड वाइफ का घर टूटने में हुँ। लड़की के घरवालों का कितना बड़ा रोल रहता है और लड़के के घरवालों का कितना बड़ा रोल रहता है? देखो, अब तो सिनेरियो काफ़ी चेंज हो रहा है, हुँ, लेकिन अगर मैं आज से 10, क्योंकि अब ना बहुत फ़ास्ट बदल रहा है सब कुछ। आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करूँ तो प्रॉब्लम क्या आती है, एक बहुत सुंदर टर्म है और बहुत ही अगली उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पैट्रियार्कल बार्गेन। हुँ, जब एक लड़की नए घर में शादी करके आती है, वो 25 साल की उम्र में शादी कर रही है, आप मानो। हुँ, 25 साल तक उसने एक तरह का वातावरण देखा है और वो नई जगह पे आती है, हुँ, तो वहाँ पे उससे उम्मीद किया जाता है कि अब इसका पुनर्जन्म हो जाए। आज से ये माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता अन्नपूर्णा सब बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो एक लड़की आई है, घर में 4 आदमी, चारों अलग-अलग तरह की एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे। और वहाँ पे एक और चीज़ शुरू होती है, अब वहाँ पे जो सास होती है और जो ननद होती है, वो सोचते हैं कि हमने इतना सहा है, तो इतना तो ये सह सकती है। इसको कहते हैं पैट्रियार्कल बार्गेन। वहाँ पे सास और ननद या घर की जो फीमेल्स होती हैं, वो पैट्रियार्की से हाथ मिला लेती हैं और कहती है कि चलो अब इसको पेलते हैं। तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम है। जब औरत ये समझने लग जाएगी ना कि जो मेरे साथ हुआ है ना, हुँ, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है सामने वाले के साथ, क्योंकि मुझे पता है मुझे उस वक़्त कितना हर्ट हुआ था, कितना बुरा लगा था और मैंने कितना सफ़र किया, तो वो सफ़रिंग मैं दूसरे को क्यों दूँ? लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पास ऑन होती है सफ़रिंग। और फिर वो लड़की कहाँ शेयर करेगी? या तो वो लड़के से हुँ, करेगी। अब लड़का निकल जाता है मम्माज़ बॉय, तो फिर वो हुँ। कहाँ शेयर करेगी? अपने घर पे करेगी। अब अगर घर वाले भी उसको ये कह दें कि तू ही गलत है, तो वो कहाँ जाएगी? इसलिए वहाँ पे थोड़ा-सा माँओं को या बहनों को उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो इस केस में कह देते हैं कि इसके घर वाले घर खराब कर रहे हैं। बट होना ये चाहिए कि दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा उस लड़की को वक़्त देना चाहिए कि इसको 6 महीने, साल, 2 साल कुछ तो होने दो इस घर में आने में। ये तुम्हारे तौर-तरीके सीखेगी, तुम्हें समझेगी। अब जैसे कुछ लड़कियाँ होती हैं, वो आउटस्पोकन होती हैं, वो आते ही हुँ, अपनी राय देने लग जाती हैं घर में, और वहाँ पे माहौल होता है बिल्कुल पैट्रियार्कल और मिसोजिनिस्ट। वो कहते हैं अच्छा ये कल की लड़की हमें सिखा रही है। तो क्लैशेज़ आते हैं। थोड़ा वक़्त उसको दो, थोड़ा वक़्त उसको दो, वो समझ जाएगी, बट सेटल हो जाएगी। ऐसे क्लासेस को मुझे नहीं लगता कोई भी हैंडल कर पाएगा। बहुत ही मुश्किल है। कि इसलिए तो घर है बर्बाद ना? होते हैं। हाँ, कि भाई सिंपल सी बात है, एक ब लड़की की शादी हुई है, वो नए घर गई है,
उस उसकी परवरिश बिल्कुल ही एक डिफरेंट बिल्कुल। एरा में हुई है, लेकिन जिस घर में वो जा रही है वो बिल्कुल एकदम क्लोज बॉन्ड वाला एरा है। तो वो अपने 10 साल भी दे देगी ना, या 20 साल भी दे देगी, मुझे नहीं लगता वो उन चीजों को एक्सेप्ट कर पाएगी। बहुत वक्त लग जाता है, बहुत ही ज्यादा अगर वो एक हद तक चली भी गई ना, तो जो वो है वो नहीं रहेगी एक टाइम के बाद में। बिल्कुल और ये लड़की के लिए जितना डिफिकल्ट होगा ना, पूरी फैमिली एक तरफ, वो लड़की एक तरफ हो वो एक जाएगी। तरफ हो जाते और कल को फिर वो एंड होगा कि भाई अब पूरी जिंदगी तुमने वो कर दिया। देखते नहीं हो गांव में बहुत सारी ऐसी हमारी ताई तो मिलती है कि भैया हमने तो पूरी जिंदगी बच्चों को ही दे दी। जब मैं उनको देखता हूँ यार, उन्होंने अपने मन का तो कभी कुछ किया ही नहीं है। कुछ भी नहीं। मैं हम हमेशा ये कहती हूँ, जब लोग औरतों पे सवाल उठाने लगते हैं ना, तुम एक बार अपनी माँ से बैठ के पूछो तो वो बनना क्या चाहती थी। कभी पूछा तुमने? एक बार पूछो कि वो बड़े होके क्या बनना चाहती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा यार हम हाउसवाइफ बनेंगे, या सिर्फ बच्चे पालेंगे, या सिर्फ किसी के झूठे बर्तन ही मांजते रहेंगे। इस दुनिया की 50% आबादी जो कि मेल है, उसने आधी आबादी को, 50% आबादी जो कि फीमेल है, सिर्फ अपनी सेवा के लिए लगा दिया। दोनों आपस में घर का काम भी बांट सकते थे और दोनों नौकरी भी कर सकते थे, बट किसी ने नहीं सोचा ये। उन्होंने अपनी सेवा के लिए 50% आबादी को लगा दिया कि ये तुम्हारा काम है। सोचो कितनी बड़ी गुलामी है ये, किसी को वो होने से रोकना जो वो होना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी क्या होती है इंसान के लिए, सबसे प्यारी चीज़ क्या है इंसान को? आज़ादी। वही छीन लिया आपने। तो वो तो अपना वजूद मारते हुए चली आ रही हैं। फिर उनमें ये भावना क्यों नहीं आएगी कि मेरे साथ हुआ तो मैं भी अब आगे करूँगी। वो करती हैं, चाहे वो 70% करें, 100 ना करें, पर वो करती हैं आगे। और वहीं से रिश्ते खराब होते हैं, जिनको हम सास बहू ननद हम कहते हैं ना। औरत औरत की दुश्मन होती है। औरत औरत की दुश्मन नहीं है, पैट्रियार्की की औरत की दुश्मन है। ओके, न्यू एरा ऑफ रिलेशनशिप में एक टर्म चल रहा है आजकल, साइलेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, बट आप क्या एडवाइस करोगे कपल्स को कि साइलेंट ट्रीटमेंट इज गुड फॉर योर रिलेशंस और इट इज टोटली बैड फॉर योर रिलेशन? डिपेंड करता है कि कितना साइलेंट जा रहा है। आप एक्सप्लेन करो हाँ, इसको। अगर मान लो 2 लोगों की लड़ाई हुई, ठीक है, और उनमें से एक साइलेंट हो गया और जवाब ही नहीं दे रहा है, वो हो सकता है ये सोच रहा हो कि लेट हर बी और लेट हिम बी, डू और से व्हाटएवर शी और ही वांट्स टू से, हम सुबह बात करेंगे इस पे। एक ये होता है कि आपने दोबारा उस पे बात ही नहीं की और साइलेंट ट्रीटमेंट खिंच गया 10 दिन का, वो गलत है। अगर आप सामने वाले का गुस्सा देखकर चुप हो जाते हो कि ठीक है अभी वो गुस्से में, उसको बोलने दो, या तो आप फिर उससे उसी की टोन में लड़ लो। तो साइलेंट ट्रीटमेंट का भी एक फेज़ होता है कि कितना लंबा चले। अगर वो सुबह तक है सिर्फ, और सुबह आप बैठ के सॉर्ट आउट कर रहे हो क्योंकि सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो गया, तो इट्स ओके। बट अगर आपने फिर उसके बाद उस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं की, देन इट्स नॉट ओके। फिर वो क्या होता है, वो एक वॉइड बन जाता है और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर वो ख़त्म ही हो जाता है कुछ टाइम के बाद, खिंच खिंच के। हमने अपना रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम की वजह से पर्सनल ग्लोरीफाई करना बंद कर दिया है। तो आप ये कपल को एडवाइस करते हो कि आप अपने रिलेशन को एक ग्लोरिफिकेशंस दो इंडिविजुअली, जिससे आपके शायद क्लेशेस थोड़े से कम हो जाए। मानते हो आप इस चीज को? बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ हुआ था एक बार ये। हम मार्केट में गए और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सनफ्लावर दे दो लेके। कहते क्या हो जाएगा उससे, मतलब या तो मैं खुद से ला के दूँ, या फिर तुम इंस्टाग्राम के लिए मुझसे मांग रही हो, मैं 200 रुपये का सनफ्लावर खरीद के तुम्हें दूँ, तुम घर जाके इसको फेंक दोगी। और मैंने उस टाइम पे सोचा, मैं कितनी सही बात है यार, ये कहते 200 का पिज्ज़ा खा ले। क्या बात तो सही है, जहाँ तो मेरे अंदर रहा है ना। तो हम ना कहीं हमने बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे रिश्तों को लेना शुरू कर दिया है कि वो मुझे अंगूठी दिलाएगा, वो मुझे फूल दिलाएगा तो ही वो एक अच्छा आदमी। नहीं भाई, अगर वो तुम्हारा इमोशनली ख्याल रख रहा है, तुम्हारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर रहा है और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख रहा है, तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तो भी वो अच्छा ही आदमी है। ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पे लंबी लंबी पोस्ट नहीं लिखता तुम्हारे बर्थडे पे। तुम खुद लिख दो उसका फ़ोन लेके, दुनिया को थोड़ी पता चल रहा है। अगर तुम्हें दुनिया को ही दिखाना, तुम खुद लिख दो। मैं तो बहुत बार लिखती हूँ अपने हस्बैंड का फ़ोन लेके लंबी लंबी पोस्ट अपने बारे में, ठीक है ना, हो गया। लेकिन इस न्यू रिलेशनशिप ऑफ एरा में ये निकल के आया है कि भैया आपका प्यार तभी माना जाएगा जब आप महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहे हो, ठीक है, उसको हर चीज पे प्रेज कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है, और फिर कल को ये वही लोग ये उठ के बोलते हैं कि यार मैं प्यार ज्यादा करती थी, वो कम करता। मुझे लगता है ऐसे लोगों को ना एक तराजू दे देनी चाहिए कि भैया एक काम करो, इस प्यार को भी ना तोल लो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक लड़की को जानती हूँ, उन्होंने लव मैरिज की। उनको पहले से पता था कि इस बंदे की सैलरी इतनी है, ठीक है। आपने सोच समझ के की होगी, यू आर 27 28 ईयर्स ओल्ड वुमन,
देन उसके बाद उसका बेबी हो गया। अब नाउ द हाई टाइम शी शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ वाइफ। आप गर्लफ्रेंड नहीं बने रह सकते। नाउ शी इज़ वॉचिंग कोरियन ड्रामाज एंड उसको वो बिल्कुल वो चाहिए, बिल्कुल कोरियन ड्रामा वाला सारा ट्रीटमेंट। मैं ये कह रही हूँ कि भाई उस वो आदमी तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, ज़रूरतें पूरी कर रहा है। शौक अगर पूरे करने हैं तो तुमने लव मैरिज की थी, उसकी सैलरी तुम्हें पता थी, या तो तुम बहुत अमीर आदमी से करते या फिर तुम खुद कमाओ। तो ये बात हर्ट हो गई उनको। मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल तो आपने सही बोला। वो आदमी आपको, या तो आपके माता-पिता ने ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज कर दी, आपको पता ही नहीं था ये आदमी ये क्या क्वीन करता है। ट्रीटमेंट वाली बात आ गई ना। हाँ, तो हाँ। क्वीन ट्रीटमेंट इज़ ओके, बट आप सारा ही भार सामने वाले के कंधे पे लाद दोगे तो वो तो मर जाएगा एक दिन, झुक जाएगा बिल्कुल। तो आप पूरे फीमेल समाज को ये बात समझाओ कि अगर आपको क्वीन ट्रीटमेंट चाहिए तो मर्दों के लिए भी तो एक ट्रीटमेंट का नाम दोगे, है ही नहीं। प्रिंस ट्रीटमेंट। हाँ, कहाँ है? नहीं है, लेबर ट्रीटमेंट है। बहुत लोग करते हैं, हमारे जैसे लोग करते हैं। लाइक मैं तो, मेरी तो आदत है कि मैं बर्थडे से 1 महीना पहले सरप्राइज़ देने लग जाती हूँ। तो कुछ क्वीन जो हैं वो प्रिंस ट्रीटमेंट भी देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारी लड़कियाँ बुरी हैं, बट कुछ-कुछ ना बिल्कुल सोशल मीडिया के उस पे ही जाके रह गई हैं कि भाई जो बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है वही करो तुम तो मेरे लिए। नहीं भाई, वो एक नॉर्मल आदमी है, वो रोबोट नहीं है। वो एल्गोरिदम नहीं है कि तुम उसको अपने हिसाब से नचाओगे। एल्गोरिदम तुम्हारे हिसाब से सेट हो रहा है, जो तुम्हें पसंद आ रहा है तुम वो देख रही हो। वो थोड़ी बेचारा बदलेगा हर 5 मिनट मेरे में। को तो रील का याद आ गया, जो आंटी बोलती नहीं है, इसी अपने आप को क्वीन समझ रही है। बट क्वीन की डेफिनेशन क्या है कि कौन सी लड़की अपने ऊपर क्वीन का टैग लगा सकती है? सारी लड़कियाँ क्वीन्स होती, मैंने ये कहा, मतलब हर मानती तो सभी हैं, मानती तो सभी हैं। लेकिन वो कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो हुँ। उसको हम क्वीन या प्रिंसेस की एक डेजिग्नेशन दे पाए? हम हमेशा कहते हैं ना कि मर्द औरत के बराबर होती है, समानता का अधिकार होना चाहिए। ये हम औरत के पर्सपेक्टिव से कहते हैं। तो ये महिलाओं के पर्सपेक्टिव से भी होना चाहिए कि अगर आपको क्वीन ट्रीटमेंट चाहिए तो सामने वाला भी प्रिंस ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट तो करता ही होगा ना। हालाँकि आदमी थोड़ा कम ही एक्सपेक्ट करते हैं औरतों से, लेकिन एक्सपेक्ट तो करते हैं ना। तो अगर आप चाहती हैं, ये तो लेन-देन है, हर रिश्ता व्यापार ही है, ठीक है? अगर आप सामने वाले को जैसे ट्रीट करेंगे, वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। अगर आप चाहती हैं कि ये मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करे, तो आपको भी वैसे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को तो कहो कि मुझे क्वीन ट्रीटमेंट दो, उसको तुम बिल्कुल बेचारे को रामू काका ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। अभी तो खैर वो ब्लू डब्बा ट्रीटमेंट चल रहा है। नहीं खैर, वो तो पता है, ये टैग मुझे थोड़े से बुरे लगते हैं कि हम्म। नीला ड्रम हर चीज़ पे वो कर दिया। अरे तुमने इतने साल सती प्रथा, दहेज प्रथा, अभी भी वो लड़की जला के मारी है यहीं नोएडा में। तो हाँ। वो क्यों नहीं इतना हाइलाइट होता? 3-3 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, वो क्यों नहीं हाइलाइट होते? नीला ड्रम को इतना हाइलाइट क्यों किया जाता है? तो ये भी कहीं न कहीं ना एक सोची-समझी साजिश होती है कुछ लोगों की, जो सोशल मीडिया को एल्गोरिदम को मतलब ट्रेन करते हैं इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ ज़्यादा दिखाओ। एक लड़का नीले ड्रम में मरा, एक अतुल सुभाष ने सुसाइड की, तुमने सारी औरत समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। एग्जैक्टली। लेकिन हज़ारों सालों से तुम औरत को किस-किस चीज़ के लिए मारते आ रहे हो? साला पैदा होने से पहले तुम पेट में मार देते हो और तुम कहते हो कि तुम्हें नीले ड्रम से डर लग रहा है। वैसे आप एक चीज पे बताना, यस और नो में देना, हाँ, क्या पूरा सोशल मीडिया अब वुमेन्स के एंटी है? बिल्कुल है, मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को। अभी ना एक बिल्कुल ही एंटी फीमेल बना दिया है सोशल मीडिया को। मर्द इतने भी भोले नहीं हैं जितने वो बन रहे हैं। भाई तुमने बिल्कुल एकदम से वो क्या बोलते हैं उसको, विक्टिम कार्ड लेके तुम खड़े हो गए कि हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ ना, 2-4 केसेज़ को तुम उठा लेते हो और वो जो 2-4 हज़ार केसेज़ किसी गाँव खेड़े में हो जाते हैं रेप के, दहेज के नाम पर जलाने के, वो तुम बिल्कुल बात ही नहीं करते उसके बारे में। और तुम जाके तो देखो, तुम जो हाइलाइटेड केस हैं उनको उठा के तुम सारे महिला समाज के पीछे लग गए हो। तुम अपनी बहनों को नहीं बोलते सेम बात, तुम अपनी माँओं को क्यों नहीं बोलते सेम बात? हर तीसरी लड़की को तुम इंस्टाग्राम पे बोल देते हो कि तुम तो नीले ड्रम में डाल दोगे। नहीं, ये गलत है। इंस्टाग्राम पे जो बैठी है, जो काम कर रही है, चाहे वो पोएट है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो डांसर है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, वो भी किसी की बेटी और बहन है। आप नहीं बोल सकते। टेल मी लव लैंग्वेज ऑफ अ वुमन। अगर एक महिला आपसे सच में प्रेम करती है, तो वो आपको माँ की तरह प्रेम करेगी। सबसे बड़ी लव लैंग्वेज यही है। अब उसमें केयर भी आ जाती है, प्यार भी आ जाता है और डाँट भी आ जाती है। वो आपको डाँटती भी माँ की तरह ही है। ठीक है। और अगर आप मेल की लव लैंग्वेज की बात करो, तो वो आपको ऐसे प्रेम करेगा जैसे आपके पिता आपको करते हैं।
वो आपको डांटेंगे भी, हम्म वो आपकी केयर भी हम्म करेंगे और वो आपको बच्चे की तरह संभालेंगे भी और समझाएंगे मेकअप पे अधिकार भी। हिस्ट्री हाँ, औरतों का है? दोनों का। नहीं, मैं कहूंगा औरतों का है, अच्छा। लेकिन इन पसंदीदा औरतों की वजह से जो हम्म मर्द आज पूकी बने घूम रहे हैं, हम्म ये जो स्किन केयर उठ के आया है, हाँ ये कहाँ से आया हाँ, अगर आप स्किन केयर की बात करें तो ये नया है? ट्रेंड है। हम्म बट अगर ऑर्नामेंट्स की बात करें, जैसे कान छिदवाना या हाँ कुंडल पहनना या ज्वेलरी पहनना, ये मर्द पहले से करते आ रहे हैं, आपने राजे महाराजे देखे हम्म होंगे। बट ये हाँ, जो पूकी मर्द है, किसने बनाई है पूकी मर्द, ये बताओ। पूकी मर्द हाँ बनाए प्रिंसेसेस ने। हाँ जैसे आपने कहा, हम्म प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली महिलाओं ने ही बनाए। उनको तो थोड़ी सी आदत इनको भी लगा दो तो ये दोनों का सामान इकट्ठा ऑर्डर कर देंगे। मेरे अकेले का, मैं अकेले करूंगी 5-6 हज़ार का स्किन केयर, तो ये कहेगा कि तुम ज्यादा खर्चा करते हो, हम्म चलो इसको भी आदत लगा दो। तो वो इस चक्कर में बन गए, मुझे लगता है। कौन कौन से वो फन एलिमेंट है जो आपके रिलेशन में हमेशा रहने चाहिए? सबसे पहले तो बात का बुरा ही नहीं मानना, मतलब एक दूसरे की इतनी भयंकर बेइज्जती करो हम्म कि हाँ मतलब हाँ, अगर और दूसरा बेइज्जती सहन करना भी हाँ आना, मतलब एक दूसरे को दो, हम्म गेंडा सुअर भैंस जो बोलना है बोल के हम्म एक दूसरे को नाम दो। हम्म क्योंकि जब तक आप एक दूसरे का ये नहीं समझ लेते ना कि पेशेंस लेवल कहाँ तक है, तब हम्म तक आप ना उसके साथ ढंग से रह नहीं सकते। तो जब आप लड़ते हो ना, जैसे बहन भाई एक दूसरे को कुछ भी बोल लेते हैं, क्या उनके बीच में ब्रेकअप होता हम्म है? तो प्यार तो वहां भी है। फिर यहाँ कैसे प्यार खत्म हो जाता है? क्योंकि ईगो बीच में आ जाती है। तो ईगो हटा दो। तो ये फन एलिमेंट यही है कि एक दूसरे की जितनी बेइज्जती हो सके करो, और उस बेइज्जती को बर्दाश्त भी करो। सबसे बड़ा फन एलिमेंट यही है। रिलेशनशिप में गाली गलौज होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। गाली गलौज कैसे आपके गा, रिलेशन को बहुत स्ट्रोंग बनाता है? गाली इज, कह सकते हैं कि उपमा है एक, हम्म विशेषण है एक। हम्म अगर आपको लगता है कि आपकी जैसे मैं और मेरे हस्बैंड मतलब खूब आपस में फ्रेंडली हैं, तो अगर आप एक दूसरे को गालियां दे सकते हो बिना जज किए, लेकिन पब्लिक में नहीं। हम्म पब्लिक में आप एक दूसरे की भयंकर रिस्पेक्ट करते हो, पर्सनल स्पेस में आप एक दूसरे को मुक्का भी मार लेते हो, आप एक दूसरे को गाली भी दे लेते हो और एक दूसरे की भयंकर बेइज्जती भी कर लेते हो। जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं, बाहर तो तू ज्ञान पेलती रहती है, देख तेरे को ना ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं आती। तो मुझे बहुत ट्रोल करते हैं इस मामले में। मुझे ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स से नफरत है। तो अगर आप एक दूसरे के वीक पॉइंट पे लेके उसको, मतलब नीचा ना दिखाने की बजाय अगर उस पे मजाक बना सको और सामने वाला उसको बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सके, तो आपका परफेक्ट रिलेशनशिप है। अभी आपने ईगो की बात करी थी, हम्म हमेशा हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मेल ईगो, हम्म वी नेवर लुक इनटू दी कि भाई फीमेल की साइड से क्या है। हम्म इस चीज को किस तरीके से आप रखोगे? मेल ईगो ना बहुत फ्रेजाइल होती है, हम्म स्नोफ्लेक की तरह, मतलब हम्म हाथ लगाया ख़त्म हो गई। मतलब हाथ लगाती जैसे मेल ईगो ना बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती है कि हम्म अच्छा मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, ये क्योंकि हमने अपब्रिंगिंग वैसी दी है। लेकिन फीमेल ईगो क्या क्या होता है, ईगो तो बिल्कुल साइड पे ही रख देती हैं वो। रिलेशनशिप में ना सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो बिल्कुल कदमों में बिछा देती हैं, लेकिन एक पॉइंट तक। और जिस दिन वो पॉइंट हिट करता है कि अब तो हो गया, आज के बाद तो नहीं, फिर वो पलट के नहीं देखती। आदमी उसके बाद पलट के देखना शुरू करता है, फिर अच्छा चली गई, उसको लगता है अब तक तो मेरी ही थी, हम्म अब चली गई, फिर वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है, वहां वो फिर वो ईगो खत्म करके भागता है। अब उसमें ईगो आ गई, वो कहती अब नहीं चाहिए, अब निकल। जब तक चाहिए था तब तक सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो तेरे कदमों में थी, पर अब नहीं चाहिए। तो पूरे मर्द समाज को क्या मैसेज दोगे ईगो को लेके? पूरे मर्द समाज को मैसेज तो क्या, बस मैं यही कहूंगी कि ईगो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किसके सामने दिखानी है। आप पेरेंट्स के सामने नहीं दिखा सकते, आप लाइफ पार्टनर के सामने नहीं दिखा सकते, आप बच्चों के सामने नहीं दिखा सकते। अब दिखाओ पूरी दुनिया को। राइट। हमने जनरली देखा गया ना, फाइटिंग के बीच ना वो आ जाती है, हम्म और ये चीज भी ना एक्सपीरियंस है, ईगो को भी ना आप एक्सपीरियंस से मैनेज करते हो कि आपने ये एक्सपीरियंस फेस कर लिए, अब आपको पता है कि आपको कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। हम्म बट एक ना फिक्शनल जो आपकी बुक का टाइटल है, हम्म फिक्शनल मैन, हम्म मुझे उससे ना ये स्टोरी काफी रिलेटेबल लग रही है, हम्म लेकिन इसको आप बताएंगे कि क्यों है? क्योंकि जो हमारी फीमेल पार्टनर है हम्म वो उस फिक्शनल वे में जाके सोचती है हम्म हमको, हम्म लेकिन हम उस फिक्शनल वर्ल्ड में नहीं जाते उसके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, हम हम्म अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग चीजें रिप्रेजेंट करें, क्योंकि मेन आर मोर प्रैक्टिकल एंड वुमेन आर मोर मोर इमोशनल। इमोशनल। फिक्शनल मैन कौन होता है? फिक्शनल मैन वो होता है जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं। अब वो फिक्शनल मैन क्या कर रहा है? वो सिर्फ लड़की को इम्प्रेस कर रहा है, उसको बचा रहा है, उसको खुश कर रहा है, उसको गिफ्ट दे रहा है।
लेकिन जो नॉन फिक्शनल मैन है आपके जैसा और बाकी जो समाज में लोग हैं वो घर संभाल रहे हैं, नौकरियों पर जा रहे हैं, नौकरियों से वापस आ रहे हैं, ट्रैफिक में फंस रहे हैं, बॉस से गाली खा रहे हैं, ये फिक्शनल मैन की ये डेफिनेशन। नॉन फिक्शनल मैन है। ठीक है, तो हाँ। फिक्शनल मैन 3 घंटे का होता है हम्म, और नॉन फिक्शनल मैन 60 साल तक की उम्र होती है उसकी, so और true। उस 60 साल में उसको पिता के रोल भी निभाने हैं, बेटे के रोल भी हम्म, निभाने हैं, और पति का रोल भी हम्म, निभाना है, एम्प्लॉय का रोल भी निभाना है, सीनियर का रोल भी निभाना है। हज़ारों रोल हैं, सेम विद फीमेल हम्म, ऑल्सो। तो हम कभी भी एक आइडियल मैन और आइडियल वीमेन की डेफिनेशन नहीं तैयार कर सकते। हम्म, ऐसा मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, द फिक्शनल मैन में। उसकी स्टोरी ये है कि एक लड़की है मीरा, उसकी शादी हो जाती है। वो आदमी वैसा है ही नहीं जैसा वो चाहती थी, क्योंकि वो किताबों की दुनिया में रहती है रियलिटी और भी उसको है वैसे। किताबों का एक कैरेक्टर पसंद आ जाता है हाँ, कि यार हाँ, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो इससे कितना प्यार करता है जो लड़की है इसमें। और उसके बाद वो उसी के बारे में सोचने लग जाती है और वो उसको रियल समझने लगती है। उसके सामने एक आदमी आता है और वो उसको उस फिक्शनल मैन से रिलेट करने लगती है और वो कहती है हाँ ये परफेक्ट आदमी है मेरे लिए, हम्म, लेकिन वो ये शादीशुदा है। ये तो वो अब अच्छा। हाँ, वो शादीशुदा है, हाँ, लेकिन आइडल मैन तो अब आया है। वो पति तो उसका नॉन फ़िक्शनल मैन है ना, वो तो बेचारा नौकरी कर रहा है, हम्म, माँ सँभाल रहा है, घर सँभाल रहा है। तो अब वो क्या करेगी? अब वो शादी तोड़ेगी या उस फ़िक्शनल मैन हम्म, के साथ रहेगी, ये आपको किताब पढ़ के पता चलेगा। बट फिर मैं यही इंटरेस्टिंग। कहूँगी हम्म, थैंक यू, कि फ़िक्शनल मैन की ज़िंदगी होती है 3 घंटे की और नॉन फ़िक्शनल मैन की 60, 70, 80 साल तक की भी हो सकती है। तो हमें दोनों को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ़िक्शनल मैन के कुछ ट्रेट होते हैं जो नॉन फ़िक्शनल मैन में हो सकते हैं, जैसे हम्म, गुलाब देना, घुमाने ले जाना, प्यार भरी बातें करना, कैंडल लाइट डिनर्स करवाना, वो आप कर सकते हैं। तो आप पूरी ज़िंदगी में 3 साल का फ़िक्शनल मैन तो बन ही सकते हैं। वैसे आपने ये ना सच लिख दिया है। थैंक यू। ये फिक्शनल मैन होने के साथ साथ ना ये रियलिटी है। हुँ। वो पुरानी मूवीज में नहीं थी, मेरे सपनों का राजकुमार आएगा हाँ, हाँ। घोड़े पे मेरे ख्वाबों में जो आए। आए कि मेरे सपनों का राजकुमार आ रहा है, घोड़े पे बैठ के आ रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है, वैसा ही लिखा है मैंने। वैसे ही लिखा है। परफेक्ट आदमी। लेकिन कभी मैन ये नहीं सोच सकता मेरी राजकुमारी आएगी। क्यों नहीं सोचते? नहीं सोचते होंगे। सोचते यार, लड़के नहीं सोचते। सोचते नहीं होंगे कि दीपिका पादुकोण को देख के यार ऐसी वाइफ होनी चाहिए थी, या अच्छा देखो, कैटरीना कैफ को मर्द सोच। मर्द मैं एक चीज बोलूंगा, हुँ, मर्द ना सबसे कम ही नहीं जाते। हुँ, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, 99.99% मर्द, ठीक है, वो दीपिका को देख के ना ये नहीं सोचेंगे कि मेरी बीवी दीपिका जैसी होनी चाहिए। अच्छा। वो उसको एक अलग नैरेटिव साइड से सोचते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की साइड एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, मतलब आप समझो, मैं उस वर्ड को यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, वो उस साइड से सोचते से। हैं। हाँ, हाँ। बीवी सबको शरीफ ही चाहिए, हुँ, और तो खूबसूरत चाहिए। मर्द, लड़की की खूबसूरती को समझना और लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से खूबसूरती को समझना, ये दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट हैं। लड़की का एस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है कि उसको लड़का चाहिए पैसे वाला, लंबा चौड़ा तगड़ा, बढ़िया बैकग्राउंड कि ताकि उसको वो लप्पू से सचिन से भी प्यार कर लेते हैं लोग, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा कोई पर्सपेक्टिव देखो, नहीं है। लप्पू का ये सचिन, लप्पू होगा ठीक है, वो सचिन होगा, लेकिन अब अगर सचिन के पास में बहुत सारा पैसा है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास बहुत सारा पैसा पहले चलो नहीं था। रेयर ऑफ द रेयर्स नहीं, केस नहीं, में ऐसा नहीं। केस में आ ये आप गए। गलत आप एक मेरे को बात बताओ। हाँ, जब फिर मैंने वही आप हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मर्द पैसा कमाता था, हम्म, इसलिए मर्द की इज़्ज़त हम्म, थी। औरत पैसा कमाती इसलिए औरत को भी इज़्ज़त चाहिए। जब आदमी 10-11 रिश्ते ठुकरा कर सबसे सुंदर औरत ढूँढता है, ऐसी औरत ढूँढता है जो 30-40 साल तक उसके माँ-बाप की सेवा कर सके, हम्म, उसका घर सँभाल सके, उसके बच्चा जो है वो सुंदर पैदा हो। हाँ, इतने तक का सोचती हैं माएँ जब बहू देखने हम्म। जाती हैं कि इस ये सुंदर नहीं हुई तो हमारा अगली। ये माँ बाप सोचते हैं, लड़की नहीं सोचती। जो ट्रेंड है आज की डेट में, लड़की नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सोशल मीडिया को नहीं लेके आ रहा हूं। नहीं, मैं भी यही कह रही हाँ, हूँ मैं कि एक मेंटेलिटी बता रहा हूं। तो अगर लड़का अच्छा, लड़कों को जब लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए सुंदर लड़की नहीं चाहिए होती, आप ये क्यों नहीं कहना। चाहिए होती? चाहिए होती मैं है। वही कह रही हूँ, जब हाँ, उनको सुंदर लड़की चाहिए हाँ, तो लड़कियों को स्टेबल आदमी क्यों नहीं मिलना चाहिए जो अच्छा कमाता हो? मुझे ये बताओ। मेरी बात आपने पूरी सुनी नहीं, तभी ये वाला पॉइंट आपने बोल दिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर लड़की लड़के को पसंद करती है, हम्म, तो अगर लड़का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा ना, हम्म, लेकिन उसका बैकग्राउंड सॉलिड होगा, तो हम्म, लड़की उस चीज को मैनेज कर लेगी, हम्म, ओके कर देगी। हम्म, लड़के के लिए सुंदरता सबसे ऊपर है। हम्म, आप समझ रहे हो? लड़के के लिए सुंदरता सबसे ऊपर है कि वो इंसान कितनी अच्छी है। हम्म, कैरेक्टर तो चलो एक, आप किसी को देख के किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते,
लेकिन लड़कों के लिए, मर्दों के लिए सबसे पहले सुंदरता है। तो वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं। अब वो अब इसमें लड़कियों की क्या गलती है? अगर लड़कियां अपना 40 साल बाद का फ्यूचर देख रही है कि भाई मैं तो कह ठीक रहा है, हूँ कि कितना अगर जैसे गोल्ड डिगर बीच में चला था, मुझे हाँ गोल्ड डिगर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता भाई। सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी पार्टनर को वो प्रिंस ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो तो लालता है ऐसे मर्द पे। लड़कियां भाई सिंपल सी बात है, पैसा है तो आप लड़के ही तो खींच रहे हो ना पैसे से। तो या तो आप अपने आप को उस लेवल तक बना लो कि भाई अभी आप अपने पार्टनर को भाई पूरा प्रेज करके अब रखो। मर्द इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? एक पैसा कमाने वाला मर्द ये सोचता है कि अगर अभी भी लड़की इंप्रेस नहीं हुई तो क्या फायदा, मैं तो इतना पैसा कमाता हूँ। जब लड़की पैसे से इंप्रेस नहीं होती ना, तो लड़के की बहुत ईगो हर्ट होती है। अब लड़कियां खुद कमाने लग गई, अब उनको क्यों चाहिए आदमी? वो तो करेंगे लिव इन रिलेशनशिप, क्यों नहीं रहे लिव इन रिलेशनशिप में? उनको नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। बोल सकते हो। तो सारा खेल पैसे पे ही आके अटका हुआ है ना। आप लोग गोल्ड डिगर भी बोल गए, आप लोग ये कह रहे हो कि हम प्रोवाइडर हैं। अब लड़कियां कह रही हैं हम खुद प्रोवाइडर हैं, आओ अब तुम बनो फिर बावर्ची, बनाओ खाना, धो कपड़े। नहीं, लड़के वो भी करने को तैयार नहीं है। हमने किया भाई 500 साल, हमने कपड़े भी धोए, पोटियां भी धोई, डायपर भी बदले, मम्मी पापा भी संभाले, सब कुछ किया। आदमी नहीं कर सकता। औरत डबल भी कमा लेगी, ट्रिपल भी कमा लेगी, तो भी नहीं कर सकता, तो भी ईगो लेके बैठ जाएगा। अच्छा इसलिए बोल रही है क्योंकि कमाती है। औरतों ने कभी नहीं बोला कि इसलिए पीट रहा है क्योंकि कमाता है। लेकिन आप पैसा अगर इसलिए कमा रहे हो कि आपको लड़की पटानी है और लड़की को इम्प्रेस करना है, तो आपकी मेंटेलिटी ही बहुत घटिया है। बिल्कुल। आप भाई पैसा इसलिए बनाओ कि आपका करियर, आप किसी की लाइफ सिक्योर किसी कर की सको लाइफ जिसको सिक्योर। लेके आ तो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग से बता रहा था ना, उसमें ये 3 स्टेप्स थे बेसिकली। फर्स्ट स्टेप्स कि आपको मेंटालिटी समझनी पड़ेगी सामने वाले की और अपनी खुद की भी मेंटालिटी। अगर दूसरा कि मर्द जात क्यों कमी नहीं होती है, क्योंकि भैया वो देखते ही गलत नजरों से है। नहीं है अच्छे मर्द, मैं बता रहा हूं। पता है और जो हमको। अच्छे हैं ना, वो बेचारे कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। फिर वही हुआ ना, जैसे वो नीले ड्रम की वजह से सारी महिलाएं बदनाम हो गई, हाँ, वैसे ही कुछ मर्दों की वजह से सारे मर्द बदनाम हो बदनाम गए। हो गए। तीसरा स्टेप ये था कि भाई अगर आप गोल्ड डिगर का किसी को कॉन्सेप्ट आपने ला दिया और आपने सबको ही ये कर दिया कि ये तो गोल्ड डिगर है, नहीं है भाई गोल्ड अभी की डिगर। जनरेशन का मुझे नहीं पता, हाँ, बट मैं जितनी फीमेल से बात करती हूँ, मैंने कभी नहीं देखा लड़कों को कि वो लड़कियों को गिफ्ट दे रहे हो। लड़कियां ही लगी पड़ी हैं सरप्राइज प्लान करने में, सरप्राइज पार्टी प्लान मेरा करने जितना में, भी बर्थडे गिफ्ट एग्जैक्टली देने में। मेरा जितना भी सर्कल है, सब यही है। हाँ, हम लोग आराम से चिल्ड हमको बैठे नहीं हैं, आता, कह नहीं देते हैं आता वो तो साफ साफ, कि हमको नहीं आता भाई ये देख सरप्राइज लो प्लान यार, करना। हमारे बस की तो नहीं है। बिल्कुल। तो वहां पे वो नहीं है तो उनकी मैं पूछना चाह एक्सपेक्टेशन। रही हूँ, कहाँ है वो गोल्ड डिगर्स? कहाँ है वो? मैं वही उसी कॉन्सेप्ट को मैं ब्रेकआउट कर रहा था कि वो कॉन्सेप्ट जो मार्केट में चला है एंड वो सोशल मीडिया पर डला है, और वो फिर हम जैसे लोगों ने देखा है या ऐसे मेरे भाइयों ने देखा है, वो वहां से एक नैरेटिव लेके चले जाते हैं। जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया को एक पूरा एंटी वुमेन कर दिया गया है, फीमेल के अगेंस्ट कर दिया गया है, तो वो चीज एक गलत है। बिल्कुल। और ये नैरेटिव कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों से ही आया है। सोशल मीडिया पर है भी तो मेल ही ज़्यादा ना, हाँ, इसीलिए। अब आप यहाँ पे बैठे हो, कोई औरत बेचारी कुएं पे पानी भर रही होगी, कोई औरत बेचारी खेत में धान गेहूं जो भी फसल चल रही है वो काट रही होगी। उसको क्या पता है? उसको अपने राइट्स की आप बात कर रहे हो, उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके राइट्स भी होते हैं। नहीं पता। महिलाओं को का दृष्टिकोण तो आप तब जाने ना जब महिलाओं को बेचारियों को खुद पता हो कि अच्छा वो दृष्टिकोण हो भी सकता है उनका, वो अपना विजन रख भी सकती हैं, वो अपनी बात बोल भी सकती हैं। अभी तक ये भी नहीं पता औरतों को। और आप यहाँ पे बैठ के सिर्फ 2-4 लड़कियों को जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जिनके जिन होंगी, लड़कियां भी गलत होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि सारी ही लड़कियां अच्छी हैं, बट उन 4 लड़कियों की बातों को उठा के आप पूरे महिला समाज को गलत कह दो, तो उसमें तो फिर आपकी बहन भी आ गई, आपकी भाभी भी आ गई, आपकी बेटी भी आ गई और आपकी माँ भी आ गई। कहीं ना कहीं पहले क्या होता था कि यार हमारे बीच प्यार डेवलप्ड ही नहीं हुआ, हमारे बीच रिस्पेक्ट ही नहीं है, फिर आता था निभाने वाला कॉन्सेप्ट। बट इस निभाने वाले कॉन्सेप्ट को आज हमने सबसे नीचे ला दिया है। मुझे लगता है निभाने वाला कॉन्सेप्ट ऊपर होना चाहिए। आप निभाने वाले तो बनो, आपको प्यार भी होगा, आप रेस्पेक्ट भी करोगे। मानते हो आप इस चीज को? देखो, प्यार फिर वही बात है कि जहाँ रिस्पेक्ट होती है वो तभी होती है जब प्यार होता है। बिना प्यार के तो आप रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते ना। तो अगर रिस्पेक्ट है तो निभा ही लेता है इंसान। जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ना, वही नहीं निभा पा रहे हैं।
या फिर एक वक्त के बाद अगर आपको लगता है कि यार हम दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो गए हैं, या जो हम एज के साथ ग्रो भी तो करते हैं ना, एज के साथ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होता है और ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो मान लो 16-17 साल की किसी की मैरिज ख़त्म होती है, तो वो कभी ऐसे नहीं ख़त्म हुई होगी कि एक आदमी की गलती थी, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म होती है। उसके बाद अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो इट मीन्स उसमें कमी है। जैसे क्या अभी क्या अभी कॉमन फैक्टर है कि लॉन्ग टर्म शादी चली हम्म 10 साल 15 साल 20 साल और हम्म उसके बाद उनके डिवोर्सेस हो रहे हैं, मतलब क्योंकि क्या 20 साल में हम कंपैटिबिलिटी नहीं देख पाए, क्या 20 साल हम्म, में हम रेस्पेक्ट नहीं ले पाए, क्या 20 साल में हम प्यार नहीं दे पाए? नहीं, ज़माना बदल रहा है। अगर 20 साल बाद कोई साथ नहीं रहना चाहता और दोनों कमा रहे हैं, तो दोनों को ज़रूरी नहीं लगता। जैसे आप आमिर खान को ही देखो, उनका तीसरा रिलेशनशिप है। लेकिन क्या उनकी पत्नियाँ उन पे कोई इल्ज़ाम लगा रही हैं? क्या वो उनको गालियाँ दे रही हैं? नहीं, दोनों का म्यूचुअल है ना, तो ये रिस्पेक्टफुली अलग होना कोई गलत चीज़ नहीं है, मुझे ऐसा तो लगता है। फिर तो अगर शादी को फिर परमानेंट नहीं, क्यों नहीं, नहीं, रखे? आप अगर दोनों पार्टनर, आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ में ना अभी टॉक्सिक हो रहे हो, एक दूसरे का पीस ऑफ माइंड हर्ट कर रहे हो, ख़त्म दैट इज कर रहे हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप उससे अलग हो जाओ। हम्म। बट जिस तरह से मैंने शायद मैरी कॉम का जो अभी इंटरव्यू देखा, उसमें वो कहती है कि हम 2 साल से सेपरेट हो रखे हैं, 2 साल से डिवोर्स हो रखा है हमारा। लेकिन अब वो जो उन्होंने बोला, वो उन्होंने क्यों बोला, जब ऑडियंस से किसी ने नहीं, जब रजत ने सवाल उठाया कि आप सेल्फिश हैं, तो उसको हर्ट हुआ। भाई मैंने 6 करोड़ रुपया लगाया है उस आदमी के कैंपेन के ऊपर, अगर मैं सेल्फिश होती तो मैं लगाती। मैंने उसको 3 बार पैसे चोरी करते हुए पकड़ा है मेरे सामने, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है कि वो वो डिलीवरी करके ट्विंस की 1 महीने के अंदर अंदर प्रैक्टिस ज्वाइन कर लेती है। उसने अपनी बॉडी के बारे में नहीं सोचा। अगर उसने इतना सेक्रीफाइस करके वो पैसा कमाया, तो उसको हर्ट तो होगा ना यार। आप जैसे कहते हो मेल प्रोवाइडर होता है, अगर आदमी सारा दिन काम करके शाम को लाके पैसा ले और औरत जुआ खेलाए, कैसा लगेगा आदमी को? मैं इससे एक नैरेटिव समझा कि जो इंसान सबसे ज्यादा करता है, गुस्सा भी वही होता है और फिर कल को वो गुस्से में कुछ भी कुछ बोलेगा। भी बोल जाता है। कई बार हम गुस्से गुस्से का तो मतलब ही होता है ना, गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसमें आप वो बातें भी बोल देते हो जो नहीं बोलनी नहीं होती, बोलनी चाहिए। क्योंकि आप सामने वाले को हर्ट करना चाहते हो। लड़ाई में अक्सर वही बातें निकलती हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो और सके। वो तभी निकलती है जब आप इतने हर्ट हो रखे हो किसी सामने बिल्कुल, वाले की बात से। बिल्कुल। तो अब वो जब 2026 में 2013 का उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप निकाल के लाया है, तो ये कितनी गलत बात है। या तो तुम उसी टाइम अलग हो जाते। इस चीज से मैं अलाइंड हूँ, इसका हाँ। मतलब तुम 2013 से और 25 तक उसके पैसे का सिर्फ़ बेनिफिट उठा यूज रहे कर थे, रहे थे यूज़ सिर्फ कर आप रहे उसको। थे। तो इससे तो यही नैरेटिव सामने हाँ, आता है। तो या तो दोनों चुप रहो, हम्म। या तो फिर इतना खुल के आ जाओ कि सब बताओ। एक दूसरे की या तो इतनी रिस्पेक्ट रखो कि ठीक है यार, जो हुआ दुनिया में तमाशा क्यों तमाशा बनाना नहीं है ना? बनाना चाहिए। एक गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशन को रिप्रेजेंट किया है। या फिर बिल्कुल खुल के सामने आ जाओ कि सब बता दो। बट उससे क्या होगा, दुनिया मज़े ही लेगी। तो हमें नहीं पता उनके घर में और कितनी बातें होंगी। हम तो सिर्फ एक सोशल मीडिया से, जैसे आपने कहा कि नैरेटिव सेट कर लेते हैं, जज कर लेते हैं। बट यू नेवर नो, जैसे लोग कहते हैं ना कि 16 साल बाद ये फेमस हो गई तो अब इसने पति को छोड़ दिया। हम कह देते हैं ना ये बात इतनी आसानी से। जैसे कुशा कपिला के साथ भी यही हुआ, लोगों ने कहा कि फेमस होगी तो छोड़ दिया। पता है, महिलाओं की एक आदत होती है, वो ना छुपा के रखती हैं चीज़ें। वो कभी बुराई नहीं करती, कभी बुराई नहीं, वो सहती जाती, क्योंकि उन्हें हमेशा एक उम्मीद रहती है कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा ना, जब उनका वो पीक पॉइंट आता है ना कि अब इसके बाद नहीं सहना है, फिर साला नहीं करना। बट ये तो दोनों पे अप्लाई करता है ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो। नहीं, औरतें बहुत ज़्यादा सह जाती हैं। औरतों की सहन करने की क्षमता हमेशा ही मर्द से ज़्यादा रही है। बट मुझे तो उल्टा लग रहा है, नहीं, औरतें ज्यादा स्ट्रोंग हो गई है, मर्द थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं। नहीं, शुरू से ऐसे ही थे। फिर वही हम मुट्ठी भर लोगों की बात देख रहे हैं ना, मुट्ठी भर लोगों को देख रहे मुझे वही देखने, मेरे को नहीं जाना भैया कहीं भी इधर उधर भाई। मेरे को वो मुट्ठी भर लोग ही चाहिए, सही बताऊं। हैं। क्योंकि पूरे कहते हैं ना कि अगर आपको दिन दरिया वो करना है तो पूरा समुंदर बन जाओ, नहीं बनना भाई। हुँ, समुंदर बनने के लिए मुझे, मेरा फील्ड बहुत बड़ा है, वहां मेहनत कर लूंगा मैं, यहाँ पे हुँ। मुझे मुट्ठी भर लोग ही चाहिए। प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं ना हम, इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं, हमारे अंदर एम्पैथी खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए देखने लगे हैं। और जब हम अपना फ़ायदा देखते हैं तो बाकी सब छूट ही जाता है ना, इसलिए रिश्ते खत्म हो रहे हैं। मुझे तो अपने रिश्तों को, मुझे लगता है चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको ना कुछ ऐसा एक्ट करना चाहिए, एक्ट भी नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसा स्टेप्स स्टेप लेने चाहिए कि आप अपने रिलेशन को ना सेव कर पाओ, कि उस नैरेटिव में उस साइड बाय साइड जाने ही ना दो।
नहीं, देखो जैसे बच्चा पैदा होता है, हमारे देश में अपब्रिंगिंग ऐसी है कि माँ ना बिल्कुल लपेट के रखती हैं उसको हम्म 25 साल तक छाती से लगा के, और फिर उनको छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। हम हर रिश्ते में यही करते हैं। हम पहले तो बहुत क्लोज़ हो जाते हैं, फिर हमें छोड़ने में दिक्कत होती है। या तो फिर हम उसको इतना क्लोज़ कर लेते हैं कि उसकी दम ही घुट जाए, इतना ज़्यादा मतलब हम्म। पकड़ के रखते हैं। तो रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें आप दोनों रह सको, फ्रीडम हो। फ्रीडम हो। आपकी इंडिविजुअलिटी बरकरार रहे। जहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिटी खोने लगती है ना, वहाँ पे आप टॉक्सिक होने लगते हो। आपको राइट। आप चिड़चिड़े होने लगते हो। चिड़चिड़ा होने से होती हैं लड़ाइयाँ। फिर आप कुछ-कुछ सच बोलने लगते हो, कुछ-कुछ झूठ भी ऐड करने लगते हो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। वहाँ से शुरुआत होती है रिश्ता खराब होने की। तो इंडिविजुअलिटी बरकरार रहने दो। बदलने की कोशिश मत करो बहुत ज़्यादा। और एक चीज इसमें मैं भी ऐड करूंगा कि प्यार हर कोई कर लेता है, ठीक है, हर कोई कर लेता है और प्यार की सारी हदें पार भी कर लेता है। बट मुझे लगता है प्यार के साथ साथ ना आपको ना फ्रीडम भी बहुत उतनी ही ज़्यादा। रखनी चाहिए जितना प्यार आप कर रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि आप सामने वाले को प्यार करके कंट्रोल मत करो। वो तो प्यार होता भी नहीं है जो कंट्रोल करता है, वो तो एक सेल्फिशनेस होती है हम्म। कि मैं अपने फ़ायदे के लिए इसको रख रहा हूँ, ये अपने लिए नहीं जी सकती या अपने लिए नहीं जी सकता, सिर्फ मेरे लिए जिए। जब आप सामने वाले की पूरी ज़िंदगी ये चाहते हो कि वो मेरे लिए जिए, तो आप कितने सेल्फिश हुए ये सोचो। हम्म। जब इन अब आपने देखा होगा कुछ औरतें जो आजकल अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगी हैं, अपने केयर करती हैं, तो उन्हें सेल्फिश कहा जाता है। अरे वो लोग कितने सेल्फिश होंगे जो अपनी ज़िंदगी भी अपने लिए जीते हैं और चाहते हैं औरत भी हमारे लिए जिए। कितने सेल्फिश होंगे वो लोग। सो ट्रू। तो तो कुछ पोएट्री सुनाओ फिर आज आप प्लीज। चलो आई गिव यू सम वर्ड्स, उस पे आपको पोएट्री प्ले जी, करनी है, ठीक है। पहला वर्ड खालीपन। खालीपन। सबसे मुश्किल होता है भरना किसी के जाने के बाद का खालीपन, उसके लौट कर आने के इंतज़ार का खालीपन। एक ख़त्म और दूसरा शुरू होने के बीच बात का खालीपन, और घर में घुसते ही माँ शब्द पुकारने के बाद आती हूँ की आवाज़ का खालीपन। खालीपन, वाह। सबसे मुश्किल होता है भरना रिश्तों के बीच प्यार का खालीपन, और प्यार में पड़े लोगों के बीच रिश्तों के नाम का खालीपन। खालीपन, क्या बात है। शुक्रिया। दूसरा वर्ड है मेल ईगो। मेल ईगो देखो कई तरह से होता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में है या किस में है। एक ना मेल ईगो का उदाहरण है मेरे पास। मुझे इसको हाँ पोएट्री अंदाज में ही हाँ, चाहिए। बाप बेटे के रिश्ते में एक हम्म ईगो होता है हम्म छोटा-सा। हम्म हम जो मिलेनियल स्पेशली जो जनरेशन थी ना, वो हम कहते हैं ना कि अपने बेटों के साथ दोस्त बन जाओ। हमारे ज़माने के पिता ना बेटों से दोस्ती नहीं कर पाए। तो इस पे मैंने एक कविता लिखी थी कि मैं जब बैग ज़मीन पर पटकते ही माँ को गले लगाता हूँ। अखबार से नज़रें उठाकर पिताजी बगले झाँकने लगते हैं। माँ की आँखें नम होती हैं, पापा उन्हें नौटंकी कहकर ठहाका मारने लगते हैं। जब मैं आगे बढ़कर पापा के पास जाता हूँ, पापा अखबार पलंग पर रखकर खड़े हो जाते हैं। मैं वाह। उँगलियों से पैर तो छू लेता हूँ, लेकिन गले तक बाहें ले जाने का साहस आज तक नहीं कर पाया। हम्म चाहते तो पिता भी गले लगा सकते थे ना आगे बढ़कर बेटों को, लेकिन पिता के सामने बेटे से पहले उनके पुरुष होने का अहम आकर खड़ा हो जाता है। शायद इसलिए पिता बेटों तक पहुँचने से पहले अपने अहम से टकरा जाते हैं, और अपना अहम अगर वो तोड़ भी दें, तो बेटे का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है। वाह, इसलिए आज भी पिताओं को बेटों से गले मिलने के लिए 2 पुरुषों के अहम की हत्या करनी पड़ती है। क्या बात है। सो डीप, थैंक सो यू, डीप। थैंक यू। आर्टिस्ट की लाइफ में इंस्टाग्राम पे दिखता है कि एक दो लाइनें बोलो हुँ, हुँ। खटाक से वायरल, बट हुँ, हुँ। उसके पीछे का सच क्या है? झूठी मुस्कान के पीछे न जाने किसने कितने आँसू छुपाए हैं। चमचमाती कामयाबियों की आड़ में कौन जाने कितने गहरे साए हैं। और रातों को जागने की वजह महज़ इश्क नहीं, सोने से वो भी डरते हैं जिन्होंने पलकों में सपनों के शहर बसाए हैं। क्या बात है। शुक्रिया। मर्द ना बिखरने के बाद भी ना घर समेटने की कोशिश करता है, हुँ। और अगर यही चीज दोनों साइडों से हो जाए तो मुझे लगता है कि वो घर कभी फिर टूटेगा ही नहीं। जो रिश्तों को समझने के लिए या समेटने के लिए अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा देते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, उनके लिए 2 लाइनें हैं कि जितनी दफ़ा मैंने खुद बिखर कर रिश्तों को समेटा है, उतनी ही दफ़ा मैंने ख्वाहिशों को अपनी कफ़न में लपेटा है। बहुत खूब मैम।
क्या बात। दोनों ही अपने अपने हिस्से का त्याग करते हैं और अपनी ख्वाहिशों को साइड पे रख के रिश्ते को आगे निभाते तो चाहिए। त्याग में और सेल्फ रिस्पेक्ट में हम्म। कैसे डिफरेंस पता लगेगा? त्याग वो होता है जब तक आपकी आइडेंटिटी खत्म नहीं हो रही है, हम्म आप रिश्तों को निभाने के लिए उन हम्म पे काम करते रहें, सामने वाले की केयर करें, सामने वाले से प्यार करें। लेकिन जिस दिन आपको ये लगे कि ये तो वन साइडेड ही है, सामने वाला सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है, हम्म तो उस वक्त पे आपको फिर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। फिर वो त्याग नहीं है, वो हम्म। आपकी हत्या है। हाँ, तो ये चीज समझ लेना, इसीलिए मैंने ये सवाल ऐड करा कि त्याग में और इसमें सेल्फ रेस्पेक्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए। कभी तुम ये सोचो ये त्याग नहीं है, आज तो सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ गई। लास्ट टाइम जब आपने बहुत ब्लंटली और बहुत बोल्ड तरीके से कुछ नैरेटिव दिया था, ठीक है, स्पेशली फॉर वुमेन्स, और उस पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। अब ये आई नो कि आपकी एक माइंडसेट है, आप एक आपका एक थॉट प्रोसेस, आप उसको किताब पे लिखते हो, मिटाते हो, फिर लिखते हो, फिर लिखते हो। बट आपके लिए कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है ये सारी चीजें, क्योंकि वो आपका थॉट है, सामने वाला उसको ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, वो कितनी डिफिकल्टीज आती है? दो तरह की चीज़ें हैं। अगर आप सोशल की बात करें तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि सरेआम सौदेबाजी जज्बातों की करनी पड़ती है और कागज़ों से ज़्यादा कालिख चेहरे पर मलनी पड़ती है। और अगर पर्सनल की बात करें तो मैं ये कहूँगी कि मेरी कविताओं को तुम महज़ कविताएँ मत समझना। मैंने सारे दर्दों को पन्नों पर लिख-लिख कर दिल से मिटाया है। उफ, क्या बात है। शुक्रिया। जैसे इंस्टाग्राम पे ना एक बड़ा कॉमन फैक्टर है कि भाई जितने भी मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ राज छुपे हैं। आप ये चीज मानते हो? इस शहर में हर आदमी इस शहर जैसा हो गया है। इंस्टाग्राम भी एक शहर है जो चकाचौंध से भरा हुआ है कि इस शहर में हर आदमी इस शहर जैसा हो गया है, ऊपर ऊपर से चमचमाता है, उतरो कभी दिल की गलियों में, हर नुक्कड़ पे सन्नाटा है। क्या बात है। शुक्रिया। लगता है बहुत सारी शेर व शायरी होगी, और जी। जो कॉन्सेप्ट हमने सोचा था, जिस नैरेटिव को हम लेके आना चाह रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस से काफी क्लैरिटी पहुंचेगी लोगों तक, ताकि जी। वो अपना रिलेशनशिप को बचा सके, सेव कर सके, और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सके। तो एक लास्ट में जाते जाते ये आपकी ऑडियंस से एक मैसेज प्लीज। लबों पर तो सबके एक हल्की सी मुस्कान दर्ज है, पर पलकों पर न जाने कौन सी भारी गमों का कर्ज है। हमने कहीं ना कहीं रील और रियल लाइफ को मिक्स कर दिया है, बस उसको अलग करना है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। वाह, पूरा पॉडकास्ट मत देखना, सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट देखना, खत्म है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो डन, मच। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच।